बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ सरफेस से मुतल्लिक है और इसकी पहली हेडिंग सरफेस से मुतल्लिक है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सरफेस की। सरफेस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose coordinate are function of two independent parameter u and v. Thus x is equal to f1 u into v, y is equal to f2 u into v, and z is equal to f3 u into v are parametric equation of the surface. सरफेस से पहले आपने कर्व पढ़ा था, आपको उसकी डेफिनेशन ज़हन में आ रही होगी। कर्व के बारे में हमने पढ़ा था कि अ कर्व इज अ लोकस ऑफ पॉइंट whose position vector are expressed as a function of single parameter, और उसकी इक्वेशन हमने लिखी थी x इक्वल था f1t के, f1t वहाँ पे t हमने पैरामीटर लिया था। इसी तरह y जो था वो हमारे पास था f2 into t। इसी तरह आपके पास जो थर्ड कोऑर्डिनेट था वो z था, और ये आपके पास था f3 into t। कर्व में हमने देखा था कि कर्व के जो एक पॉइंट था, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x y z, तीन पॉइंट्स, तीन उसके कोऑर्डिनेट थे, ये सिंगल पैरामीटर t का फंक्शन है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आप पैरामीटर t यूज कर रहे हैं, f1t, ठीक है, f2t, यहाँ भी t आ रहा है, f3t, ये t आ रहा है। और कर्व की ये शेप होती है, आपको पता है, ये कर्व है। तो एक कर्व को आप सिंगल पैरामीटर से, कर्व के जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं या पोजीशन वेक्टर आप उसको कह लें, वो आप सिंगल पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सरफेस में ये फ़र्क है कि सरफेस में जो भी आप पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर का फंक्शन है, और वो पैरामीटर हम u और v यहाँ पे ले रहे हैं। इसलिए अब हम x, अगर हम आपके पास ये पॉइंट के तीन कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट x है, दूसरा y है और तीसरा z है, तो आप इन तीनों कोऑर्डिनेट को u और v के फंक्शन में लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स आर द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर u एंड v। तो x इक्वल होगा f1 u इंटू v, y इक्वल होगा f2 u इंटू v, और z f3 u v। इसे हम कहते हैं कि ये सरफेस की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, v की वैल्यू, जो कि u v का फंक्शन है, इन्हें हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं एक सरफेस की। अच्छा, नेक्स्ट रिमार्क है, elimination of u and v from the parametric equation will give rise to the equation of the form f(x,y,z) is equal to c। कहता है कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसमें से आप u और v को एलिमिनेट कर दें तो इससे हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो इस फॉर्म में होगी। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये फ्री फ्रॉम u एंड v है, इसमें u और v दोनों नहीं है, u और v दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो ये जो फॉर्म होगी इक्वेशन की, जिसमें u और v दोनों पैरामीटर को रिमूव हमने कर दिया है, u और v दोनों पैरामीटर जिसमें नहीं है, f(x,y,z) ये कांस्टेंट c के इक्वल है, तो इसे हम कहते हैं
कि ये इम्प्लिसिट फॉर्म है सरफेस की। ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये इस सरफेस की इम्प्लिसिट फॉर्म है, एफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू सी। सेकेंड रिमार्क है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई और x3 is equal to f x1 x2 is called the Monge form of surface। तो ये एक और सरफेस की फॉर्म है जिसमें जो z कोऑर्डिनेट है ये x y का फंक्शन है, तो z कोऑर्डिनेट को आप f इंटू एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 दिया हुआ है तो ऐसी सूरत में x3 जो होगा वो z का काम करेगा और ये x3 किसकी इक्वल होगा, ये f, और यहाँ xy की बजाय आप x1 x2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, यानी कि z थर्ड कोऑर्डिनेट है, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। x3 इक्वल है एफ x1 x2 के, तो ये मोंग्स फॉर्म है, सरफेस की मोंग्स फॉर्म है। तो दो फॉर्म आपने पढ़ी है, एक एफ इंटू एक्स वाई जी इज इक्वल टू सी है और दूसरा x3 इज इक्वल टू एफ x1 x2 या z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। जी या जो थर्ड कोऑर्डिनेट है ये एक्स वाई का फंक्शन है और यहाँ पे ये थर्ड कोऑर्डिनेट x3 है और ये x1 x2 का फंक्शन है। तो ये जो फॉर्म है ना इसको मोंग्स फॉर्म कहते हैं, और ये जो फॉर्म है जिसमें एफ एक्स वाई जी इक्वल टू सी है इसको आप इम्प्लिसिट फॉर्म, इम्प्लिसिट फॉर्म। तो ये दो सरफेस की फॉर्म है। अच्छा, आपने डेफिनेशन पढ़ ली है, दो आपने इसके रिमार्क्स पढ़ लिए है। अब हम देखते हैं कि ये सरफेस की एग्जांपल्स क्या है, हम किस किस चीज़ को सरफेस कह सकते हैं। द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्फीयर with center at origin and radius a r। स्फीयर भी एक सरफेस होता है। स्फीयर, स्फीयर आपने देखा हुआ है, फुटबॉल जैसा होता है स्फीयर। इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वे सेंटर एट ओरिजिन, उसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और रेडियस a हो, तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, x इज इक्वल टू a cos थीटा cos फाई, y इज इक्वल टू a cos थीटा sin फाई और z इज इक्वल टू a sin थीटा। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है स्फीयर की, जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है 0 0 0 जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन के, और जिसका रेडियस a है, इसकी ये एक्स वाई जी की यानी इसकी कोऑर्डिनेट की ये वैल्यू है। अब यहाँ पे दो पैरामीटर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, एक पैरामीटर थीटा आ रहा है, दूसरा पैरामीटर फाई आ रहा है। ठीक है, अगर आप इन पैरामीटर को यहाँ से एलिमिनेट करते, एलिमिनेटिंग द पैरामीटर थीटा एंड फाई वी ऑब्टेन। हम कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, आप इन तीनों का स्क्वायर लेके ऐड कर दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। जब आप स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे इसको, तो ये एक्स स्क्वायर, इसमें ये पहली टर्म है इसका स्क्वायर आ गया, फिर वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू का स्क्वायर आ गया, और फिर जी स्क्वायर है इसकी वैल्यू का स्क्वायर आ गया। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें आप, ए स्क्वायर पहले इंटू कास स्क्वायर थीटा, ये आएगा कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये एंड पे वैल्यू आ गई, तीसरी वैल्यू जो है ना ये एंड पे वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा पहले है, ये जो कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई है ये आप जानते हैं 1 की इक्वल होता है, 1 पे से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा यही आ जाएगा, ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और ये एंड वाला ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, ये आपके पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और ये स्फीयर की इक्वेशन बन गई है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और जिसका रेडियस ए है। तो ये भी एक एग्जांपल है सरफेस की। तो स्फीयर जो होता है ना ये एक सरफेस होता है, स्फीयर जो है
ये सरफेस की एग्जांपल है। तो आपने देखा कि हमने इसमें जो दो आ रहे थे पैरामीटर थीटा और फाई, उसको एलिमिनेट किया है। एलिमिनेट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ रही है। तो ये इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल, सरफेस की सेकेंड एग्जांपल जो है ये इलिप्सॉइड है। इलिप्सॉइड, इसमें x बराबर है a cos थीटा cos फाई, y है b cos थीटा sin फाई और z है c sin थीटा। अच्छा, इसमें और ये स्फीयर की जो इक्वेशन आपने पैरामीट्रिक पढ़ी है उसमें क्या फ़र्क है? इसमें एक ही फ़र्क है, इसमें यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे भी a आ रहा है, यहाँ पे भी ये सारी वैल्यू a आ रही है। a इसका रेडियस हमने माना हुआ। यहाँ पे क्या वैल्यू है? यहाँ पे x में a आ रहा है, a cos थीटा cos फाई, y में b आ रहा है cos थीटा sin फाई, z में c आ रहा है sin थीटा। तो ये ABC जो है ना, ये डिफरेंट लेंथ है। अच्छा, अब आप यहाँ पे इसको अगर आप एलिमिनेट कर दें, थीटा और फाई जो दो पैरामीटर यहाँ पे आ रहे हैं, इसको एलिमिनेट करेंगे। अगर आप ये x को नीचे a पे डिवाइड कर दें तो x बाई a बन जाएगा, उसका स्क्वायर ले लें। फिर y को b पे डिवाइड करें तो y बाई b बन जाएगा, उसका स्क्वायर ले लें। फिर z जो है इसको आप c पे डिवाइड करके z बाई c इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। तो ये तीनों आप स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे आपको, तो ये आपके पास रिजल्ट 1 आएगा। तो ये 1 रिजल्ट किसकी इक्वेशन होगी? ये इक्वेशन होगी इलिप्सॉइड की। तो इस तरह आप इलिप्सॉइड की इक्वेशन जो है ना वो निकाल सकते हैं। इलिप्सॉइड की शक्ल कैसी होती है? ठीक है ना, इलिप्सॉइड की जो शक्ल होती है वो इस तरह की होती है, जिस तरह ये आपने स्फीयर पढ़ा है ना, इसी तरह यहाँ पे ये इलिप्सॉइड की शेप इस तरह करके बनती है। ये तकरीबन इसकी शेप जो है ना इलिप्सॉइड की, इस तरह करके इसकी शेप बनती है। तो अगर आप इसके कोऑर्डिनेट भी साथ ले लेते हैं, ऐसे इसकी वैल्यू ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट x और y, x y z, तो ये एक लेंथ a मान लें, एक b मान लें, एक c मान लें, तो फिर इक्वेशन इस तरह बन जाएगा, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाई c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इलिप्सॉइड की इक्वेशन बनेगी। तो ये भी एक सरफेस की एग्जांपल है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल सरफेस की ले, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कोन। कोन जो है ये भी सरफेस है। कोन के लिए जो पैरामीट्रिक इक्वेशन आएगी ना, वो x होगा म्यू साइन फाई कॉस साई, और y क्या होगा म्यू साइन फाई साइन साई, और z क्या होगा ये म्यू कॉस फाई। ठीक है ना, इसमें थीटा और फाई की बजाय आपने फाई और साई ले लिया है। थीटा फाई भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं म्यू साइन थीटा कॉस फाई, म्यू साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ पे म्यू कॉस थीटा। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू आपके पास म्यू की फॉर्म में आ रही है। तो ये आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दो आप वैल्यू लें, इनका स्क्वायर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ये इसकी वैल्यू का स्क्वायर लें, ये सेकंड वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू का स्क्वायर लें, ऐड करें। अब ये म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉमन आ रहा है, बाकी ये कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है, इसकी जगह 1 आ जाएगा। ये आपके पास म्यू स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर बाई कॉस, इसको आप ये तो 1 बनेगा ना आपका, इसको आप कॉस स्क्वायर फाई से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो ये साइन स्क्वायर फाई बाई कॉस स्क्वायर फाई, ये आपके पास टेन स्क्वायर फाई हो जाएगा और साथ कॉस स्क्वायर फाई बन जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है, ये म्यू कॉस फाई। तो म्यू कॉस फाई जो है ना, ये एक्चुअली जी के बराबर है। तो म्यू कॉस फाई की जगह आप जी का स्क्वायर लिख दें और साथ आप टेन स्क्वायर फाई लिख दें। तो ये जो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई, विच इज इक्वेशन ऑफ द कोन। ये कोन की इक्वेशन है। कोन इज आल्सो सरफेस, तो ये भी सरफेस है। तो इस तरह हमने 3 एग्जांपल इस सरफेस की पढ़ ली है। एक हमने इलिप्स की पढ़ी है, इलिप्सॉइड की पढ़ी है, एक हमने स्फीयर की पढ़ी है, और लास्ट में हमने कोन की पढ़ी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि टेंजेंट लाइन क्या होती है। टेंजेंट टू एनी कर्व ड्रॉन एट अ सरफेस इज कॉल्ड अ टेंजेंट लाइन टू द सरफेस। कोई आप सरफेस ले लें, ठीक है, कोई भी आप सरफेस ले लें,
उस सरफेस के ऊपर कोई कर्व आप बना दें, ठीक है ना, सरफेस के ऊपर ये कर्व बनाते हैं, इस कर्व के ऊपर आप टेंजेंट ले लेते हैं। टेंजेंट आपको पता है एक पॉइंट पे टच करता है, तो ये एक पॉइंट पे यहाँ पे टच करेगा, ये इसका टेंजेंट आ गया यहाँ पे। तो आपने सरफेस के ऊपर कर्व बनाया है और कर्व के ऊपर आपने टेंजेंट लिया है। टेंजेंट टू एनी कर्व ड्रॉन एट अ सरफेस इज कॉल्ड द टेंजेंट लाइन टू द सरफेस। तो ये जो लाइन होगी इसको आप टेंजेंट लाइन कह सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है टेंजेंट प्लेन क्या होता है। Tangent plane to a surface at a point P is the plane containing all the tangent line to the surface at this point. टेंजेंट प्लेन किसी भी सरफेस के ऊपर एक ऐसा प्लेन होता है किसी पॉइंट P के ऊपर, containing all the tangent lines to the surface। उस सरफेस में से जितने भी टेंजेंट लाइन है ना वो सारी की सारी उसी पॉइंट में से गुजर रही है, ठीक है ना। ये ऐसा प्लेन होता है टेंजेंट प्लेन, सरफेस के ऊपर ऐसा प्लेन होता है जिसके ऊपर अगर आप एक पॉइंट P लेते हैं तो जितनी भी टेंजेंट लाइन है वो सारी अगर उस पॉइंट P से गुजर रही हैं तो देन दैट प्लेन इज नोन एज टेंजेंट प्लेन, ठीक है। क्योंकि टेंजेंट प्लेन के ऊपर आपको एक ऐसा पॉइंट मिल गया है कि आपने जितनी भी टेंजेंट लाइन ली हैं वो सारी की सारी उसी पॉइंट से गुजर रही है, तो देन दैट प्लेन इज नोन एज दी टेंजेंट प्लेन, ठीक है। सरफेस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट P, वो टेंजेंट प्लेन अगर सारी लाइन जो है वो उसी पॉइंट P में से गुजर रही हैं तो वो जो प्लेन होगा उस प्लेन को आप टेंजेंट प्लेन कहते हैं। जी पहला थ्योरम है इसका, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन एट पॉइंट P टू द सरफेस f(x,y,z) इज इक्वल टू 0। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन लेनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन लेनी है। सरफेस के ऊपर पॉइंट P लेगी, ये सरफेस है f(x,y,z) इज इक्वल टू 0, ये सरफेस की इक्वेशन है। f(x,y,z) इज इक्वल टू 0 ये सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर आपने एक पॉइंट P लेना है और आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ड्रा करनी है एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। दो इक्वेशनें आपने ड्राइव करनी है, एक टेंजेंट प्लेन की और एक नॉर्मल प्लेन की। सरफेस ये गिवन है। कंसीडर एनी कर्व ड्रॉन ऑन अ सरफेस। सरफेस के ऊपर आप कोई कर्व ले लेते हैं। सरफेस आपके पास ये है, ये सरफेस की इक्वेशन है f(x,y,z) इज इक्वल टू 0 और इस सरफेस के ऊपर आप कोई भी कर्व ले लेते हैं। एस बी दी आर्क लेंथ ऑफ दी कर्व, जो भी कर्व आपने लिया है एस उसकी आर्क लेंथ है। measured from a fixed point A up to the central point XYZ। एक पॉइंट A फिक्स मान लिया है और एक सेंट्रल पॉइंट आपने एक करंट पॉइंट आपने मान लिया है वो XYZ है। तो S जो है ना ये आर्क लेंथ है। S be the arc length of the curve measured from the point A up to the current point XYZ। इक्वेशन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। अच्छा 1 आपके पास ये सरफेस की इक्वेशन है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ df/ds। ये क्या बना देगा, ये किसका फंक्शन है, xyz का फंक्शन है, तो पार्शियल f बाई पार्शियल x dx/ds आएगा। आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हर एक के ऊपर आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें, dx/ds आ जाएगा, प्लस फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू y करें तो पार्शियल f बाई पार्शियल y dy/ds आ जाएगा। फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू z करें तो पार्शियल f बाई पार्शियल z dz/ds इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल हर एक ऊपर लगाएंगे आप, dx/ds dy/ds dz/ds, ये इक्वेशन आपको मिलेगी। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये fx बाई पार्शियल f बाई पार्शियल x है और साथ ये dx/ds है। तो ये पार्शियल f बाई पार्शियल x है, ये f जो है ये x का डेरिवेटिव है, x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है, तो इसको आप fx लिख दें और साथ dx/ds तो इसको आप x प्राइम लिख दें, दरमियान में प्लस आएगा और इसको आप पार्शियल f बाई पार्शियल y को fy लिख सकते हैं और dy/ds जो है इसको आप y प्राइम लिख दें। सिमिलरली पार्शियल f बाई पार्शियल z ये आपके पास fz आ जाएगा और dz/ds ये z प्राइम आ गया इक्वल टू 0। इसको डॉट फॉर्म में आप लिखेंगे तो fx fy ये जो इसके f कैपिटल x वाले हैं fx fy ऐसे इनको आप अलग लिख सकते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इसका x प्राइम y प्राइम z प्राइम इसको आप
अलग लिख। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई। वेयर द वेक्टर एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम इज द यूनिट टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट एक्स वाई, ये यूनिट टेंजेंट है, ठीक है ना। आपको पता है आर जो होता है ना, आर, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, आप डी आर बाई डी एस विद रिस्पेक्ट टू आर की लेंथ एस आप लेते हैं, तो ये आपको क्या देता है, ये आपको टेंजेंट देता है, ठीक है। और आर के ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई बी, अगर आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू हम आर की लेंथ ले रहे हैं डी एक्स बाई डी एस, डी वाई बाई डी एस, डी जेड बाई डी एस, तो ये जो है ना एक्स प्राइम वाई प्राइम डी प्राइम, ये एक्चुअली यही है, डी आर बाई डी एस है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट का आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लिया हुआ है, तो ये टेंजेंट है। तो ये जो वेक्टर है ना एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम इज द यूनिट टेंजेंट टी टू द कर्व एट द पॉइंट एक्स वाई जी। और इक्वेशन 2 आपके पास है, ये डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। इक्वेशन 2 शो दैट टी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एफ एक्स एफ वाई एफ जी। अब आपको पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास टेंजेंट है, ठीक है। तो ये टेंजेंट इस एफ एक्स एफ वाई एफ जी के परपेंडिकुलर आ गया, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया। It is clear that all the tangent line to the surface at the point x y z are perpendicular to the vector। तो इसका मतलब है कि इसमें से जितने भी टेंजेंट गुजरेंगे वो सारे ये जो वेक्टर है एफ एक्स एफ वाई एफ जी इसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्यों? इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आया है, 0 के बराबर आया है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। दिस प्लेन इज कॉल्ड द टेंजेंट प्लेन, तो ये टेंजेंट प्लेन होगा। फिर इस प्लेन को फिर हम क्या कहेंगे? टेंजेंट प्लेन कहेंगे। सरफेस के ऊपर ये टेंजेंट पॉइंट होगा एट दैट पॉइंट, एंड नॉर्मल टू द प्लेन एट दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप नॉर्मल लें तो वो नॉर्मल होगा सरफेस के ऊपर। says the line going any point is sorry joining लग है, says the line joining any point x y z on the tangent plane। टेंजेंट प्लेन के ऊपर ये पॉइंट है एक्स वाई जी, कोई भी लाइन joining any point x y z on the tangent plane to the point of contact is perpendicular to normal। तो कोई भी लाइन joining any point x y z on the tangent plane, जो कि टेंजेंट प्लेन को ज्वाइन कर रही है, कोई भी लाइन जो टेंजेंट प्लेन को ज्वाइन कर रही है टू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, कंटेक्ट पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, वो नॉर्मल पे तो परपेंडिकुलर होगी। इट फॉलोज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, वाई माइनस वाई पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, जी माइनस जी पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। x माइनस एक्स एफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई एफ वाई प्लस जी माइनस जी एफ जी इक्वल टू 0, विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। इसको आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कह सकते हैं। सिमिलरली एक्स वाई जी इज द करंट पॉइंट ऑन दी नॉर्मल, अगर आप ये नॉर्मल के ऊपर करंट पॉइंट ले लें देन वी हैव, तो फिर आप लिख सकते हैं x माइनस एक्स एफ एक्स वाई माइनस वाई एफ वाई जी माइनस जी एफ जी, विच इज इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट एक्स वाई। तो ये जो इक्वेशन होगी ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई है, x माइनस एफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई एफ वाई प्लस जी माइनस जी एफ जी, और ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस एक्स बाई एफ एक्स, वाई माइनस वाई बाई वाई एफ वाई, और जी माइनस जी बाई एफ जी, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस इज कांस्टेंट। हमने ये साबित करना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। ये एक सरफेस गिवन है, इस सरफेस के ऊपर हमने एक टेंजेंट लेना है।
तो जो टेंजेंट होगा वो इस सरफेस को टच करेगा, तो उनके जो पॉइंट्स आएंगे ना उनको हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। ये जो आपके पास इंटरसेक्शन के पॉइंट्स आएंगे उनको हम इंटरसेप्ट्स कहते हैं, इंटरसेप्ट्स। ये जो इंटरसेप्ट्स जो भी आएंगे उनका अगर आप स्क्वायर लें तो वो आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यू देता है, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, ये सरफेस हमें पता है x2/3 प्लस y2/3 z2/3 a = 2/3, ये आपके पास गिवन सरफेस है fxyz। तो ये आप a2/3 इसको आप उधर लेके जाए माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस a2/3 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सरफेस है आपके पास। अच्छा, इस सरफेस के ऊपर आप पहले टेंजेंट ड्रा करें, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इनका इंटरसेप्ट क्या आता है, टेंजेंट कहाँ कहाँ इस सरफेस को टच करता है। अब आप इसका आप पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहे हैं कि पार्शियल f बाई पार्शियल x लें, तो वो क्या आएगा, ये 2/3 पहले आ जाएगा, x की 2/3 माइनस 1 करेंगे तो ये x माइनस 1/3 आ जाएगा, ये fx की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब fy की वैल्यू लेंगे तो वो ये y डिफरेंशिएट हो जाएगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, ये बच जाएगा आपके पास 2/3 y माइनस 1/3 आ जाएगा। इसी तरह आप पार्शियल f बाई पार्शियल z लेंगे तो वो 2/3 z माइनस 1/3 आ जाएगा। ये आपके पास fx, fy, fz की वैल्यू आ गई है। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का पता है, वो ऊपर हमने अभी पढ़ी है, x माइनस x fx, y माइनस y fy प्लस z माइनस z fz इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है। इसमें ये आप पार्शियल f बाई पार्शियल x, पार्शियल f बाई पार्शियल y और पार्शियल f बाई पार्शियल z की जो अभी वैल्यू ली है, ये fx, ये fy और ये fz, ये वाली वैल्यू आप इन तीनों की जगह ये वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, ये पहली वैल्यू पुट हो गई है, ये सेकंड हो गई है और ये थर्ड हो गई है। अब आप देखें इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 2/3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2/3 आप कॉमन ले लें, बाकी आपके पास क्या बचेगा, x माइनस एक्स, और ये x माइनस 1/3 जब नीचे जाएगा तो ये प्लस 1/3 आ जाएगा। सिमिलरली ये 2/3 तो बाहर कॉमन आ गया, y माइनस 1/3 ये नीचे जाएगा प्लस y/3 हो जाएगा। यहाँ पे z माइनस 1/3 नीचे आ जाएगा तो ये z 1/3, 2/3 इसमें भी बाहर कॉमन आ गया। अच्छा, अब आप इसको अलग करें, ये कैपिटल x बाई x 1/3 अलग कर लें, कैपिटल y बाई y 1/3 इसको अलग करें और कैपिटल z बाई z 1/3 इसको अलग करें। ये नेगेटिव सिंबल के साथ ये x की पावर 1 है, ठीक है, और ये x की पावर 1/3 है। 1/3 आप 1 में से माइनस करेंगे तो ये 2/3 बनेगा। इसी तरह इस y में से ये y 1/3 माइनस होगा तो ये y 2/3 बनेगा और ये z भी 2/3 बन जाएगा। यहाँ से आपके पास x बाई x 1/3 आ गया, फिर ये टर्म आप लिखें y 1/3, फिर ये लास्ट टर्म लिखें z 1/3। ये जो नेगेटिव वाली सिंबल वाली रकमें हैं x 2/3, y 2/3, z 2/3, इसको आप सेकंड साइड पे शिफ्ट कर दें। और ये हमें गिवन है इक्वेशन 1 में, ये सरफेस गिवन है, ये a2/3 की इक्वल है, तो आप इस सारे की जगह रिप्लेस कर दें a2/3, इसकी जगह a2/3 आप पुट करेंगे तो ये x, हाँ, फिर a2/3 पुट करने के बाद आप इसको a2/3 पे डिवाइड कर दें थ्रू आउट, इसको डिवाइड करेंगे आप, ये a2/3 आएगा, ये a2/3 आएगा, ये a2/3 आ जाएगा और इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, इसमें आप देखें इंटरसेप्ट, तो ये इंटरसेप्ट है एक ये इंटरसेप्ट है, एक आपके पास ये इंटरसेप्ट है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन ये था कि इन इंटरसेप्ट का स्क्वायर लें और फिर इनका सम लें तो वो कांस्टेंट आना चाहिए। अब आप इन सब के स्क्वायर लें, ठीक है, ये आपके पास पहला इंटरसेप्ट है, इसका स्क्वायर लें, ये सेकंड इंटरसेप्ट है, इसका स्क्वायर लें, थर्ड इंटरसेप्ट है, इसका स्क्वायर लें। स्क्वायर लेंगे तो ये a 2/3, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4/3 आ जाएगा, इधर भी 4/3, इधर भी 4/3, ये कॉमन आ जाएगा, बाकी x 2/3, यहाँ y 2/3, इधर z 2/3 आ जाएगा, तो ये a 4/3 है। और ये गिवन इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी वैल्यू a 2/3 है, ये पुट करें आप इसकी जगह, ये भी a आ गया, ये भी a आ गया, तो a की पावर 4/3, a 2/3, तो a 1 लिखें, आप पावर ऐड कर दें तो ये a 6/3 आ जाएगा और a 6/3 a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर आपको पता है कांस्टेंट है। तो इस तरह जो इंटरसेप्ट बने हैं उन इंटरसेप्ट का आपने सम ऑफ द स्क्वायर लिया है, तो उसके साथ हमारे पास वैल्यू जो आ रही है ना वो कांस्टेंट है। और ये हमने प्रूव करना था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस इज कांस्टेंट। तो इस तरह ये प्रूव होता है।